हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इस क्लास में मैं आपको आगे की जो हमारा चैप्टर रह गया था उसको कंप्लीट कराने वाली हूँ। अगर आपने हमारी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको प्राचीन भारत का इतिहास या फिर एंशिएंट इंडिया के नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां पर जाकर चेक करेंगे तो आपको वहां पर सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। मैंने इससे पहले 4 क्लासेस जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता की करवा दी हैं। तो अगर मान लो आपने नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखेगा, वो आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहने वाली है। तो ये सारा का सारा जितनी भी साइट्स थी, कहाँ से क्या मिला, किसकी क्या विशेषता थी, ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ये क्लास आपकी, चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आपका चंडीगढ़ का एग्जाम होगा, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या फिर आपका DSSS का एग्जाम है, कोई भी किसी भी तरीके का एग्जाम है, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है ना। इसके अलावा मान लो अगर आप अपकमिंग HCS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी ये क्लास इक्वली हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो इस क्लास को देखना मत भूलना और इसको शेयर करना भी मत भूलना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, कल की क्लास में मैंने आपको सारी साइट्स के बारे में बता दिया था कि कौन सी साइट की डबल बाउंड्री थी, किसके पास में 3 स्थल पाए गए। वैसे आपको मैंने बताया था हर साइट के पास में 2 स्थल थे। ठीक है, 2 टीले थे, एक पूर्वी टीला था, एक पश्चिमी टीला था। लेकिन धोलावीरा एक एक्सेप्शन था जो 3 टीलों में डिवाइडेड था। धोलावीरा अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए, डैम्स के लिए, इन सब चीजों के लिए फेमस था। तो ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी थी। ठीक है, इसके अलावा कहाँ से क्या मिला, कौन से जानवर से ये परिचित थे, कौन से गेम खेलते थे, मनोरंजन के साधन क्या थे, वो सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मान लो आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर जाकर वो क्लासेस देख लेना। तो अब हम इस क्लास को वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान से 2 साइट्स मिली हैं, उसमें से एक का नाम था शोरतुगाई और एक का नाम था मुंडीगाग। ठीक है, ये 2 साइट्स जो थी ये आपके अफगानिस्तान की साइट थी। वैसे आपके सबसे ज्यादा साइट जो है वो कहाँ से मिली थी, इंडिया से मिली थी। इंडिया के बाद में पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद जो नेक्स्ट 2 साइट है वो आपके अफगानिस्तान से मिली थी। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया था राजस्थान खेतड़ी से ये लोग क्या मंगवाते थे, तांबा मंगवाते थे। और कर्नाटक से क्या मंगवाते थे, सोना मंगवाते थे। आपको पता होना चाहिए, आज जो आपका कर्नाटक है, आज भी कर्नाटक किसके लिए फेमस है, सोने के लिए फेमस है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ये पॉइंट जो है ये एज इट इज NCERT की बुक में लिखा गया है कि खेतड़ी राजस्थान से जो मतलब साक्ष्य मिले हैं उसको गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का क्या दिया गया, नाम दिया गया। खेतड़ी से तांबा जो था वो कहाँ तक आयात किया जाता था, आयात निर्यात होता था। ये खेतड़ी से जो तांबा है वो हड़प्पा तक जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या करते थे, इंटरनेशनल ट्रेड भी किया करते थे। मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो ओमान देश तक क्या करते थे, ट्रेड करते थे। मतलब तब भी इनके इंटरनेशनल ट्रेड चलते थे। तो ये कितने ज्यादा एडवांस होंगे। तो ये ओमान से क्या मंगवाते, तांबा मंगवाते थे। इसे किसका नाम देते थे हम, ओमानी तांबे का नाम दिया गया है। हड़प्पा से जो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो ओमानी तांबा है इसका संकेत मिला है, क्योंकि हड़प्पा की साइट पर एक मर्तबान पाया गया जो काली मिट्टी से बना हुआ था। उसके ऊपर काली मिट्टी की विशेष परत की गई थी। इसके साथ साथ ओमानी तांबे के साथ में निकिल को मिक्स करके ये यूज किया करते थे। तो ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी थी। इसके बाद हम आज की क्लास में जानने वाले हैं मेसोपोटामिया के बारे में, क्योंकि जो मेसोपोटामिया सभ्यता है और इसके साथ साथ जो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता के क्या थी, पैरेलल सभ्यता थी। यानी कि जैसे इंडिया में हड़प्पा सभ्यता विकसित हो रही थी वैसे ही मेसोपोटामिया में मेसोपोटामिया सभ्यता थी, जो दजला फरात नदियों के बीच में विकसित हुई सभ्यता थी। जैसे आपके जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ये रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे विकसित सभ्यता थी। ठीक है, मेसोपोटामिया में किसके साक्ष्य मिले हैं, निकेल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जैसे तांबा पाया गया था, खेतड़ी राजस्थान से तांबा आयात किया जाता था, वैसे मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया किसके लिए फेमस था, निकेल के साक्ष्य मिले यहाँ पर। यहाँ की जो मोहरें थी वो कैसी थी, बेलनाकार थी। मैंने आपको कहा था मोहनजोदड़ो जो है इसकी जो आपके मोहरें थी वो कैसी शेप में थी, वर्गाकार शेप में थी। यानी कि
वर्गाकार शेप में थी और इसके साथ साथ आयताकार थी। हमारे यहाँ से जो भी मोहरें मिली हैं वो ज्यादातर रेक्टेंगुलर शेप में मिली हैं और स्क्वायर शेप में मिली हैं। पर मेसोपोटामिया से जो मोहरें प्राप्त की गई वो कैसी थी? बेलनाकार थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ऐसी मोहर कहाँ पाई गई? हड़प्पा में भी पाई गई। तब पता लगा कि ये लोग मेसोपोटामिया से क्या करते थे? व्यापार किया करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी मोहर कहाँ पाई गई है? ये हड़प्पा में पाई गई, जिससे पता लगा कि ये किससे व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया से व्यापार किया करते थे। एनसीईआरटी की बुक में आपके ओमान का जो नाम है वो क्या लिखा गया? मगान लिखा गया है। तो ये कैसा पॉइंट है आपका? इंपॉर्टेंट है। तो जब आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे, ये सारी मैंने 11th-12th की बुक में से ही कवर की है, शायद पता नहीं 12th क्लास की बुक है, वो पार्ट्स में डिवाइड है। एंशिएंट इंडिया की अलग बुक है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की अलग बुक है, वहां पर कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, तो उनमें से सारा मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके लिखा है। तो ओमान का जो नाम है उसका नाम क्या था? मगान था। इसके बाद मेलुआ शब्द जो है इसका प्रयोग हड़प्पा क्षेत्र के लिए किया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हड़प्पा क्षेत्र में मेहलुआ किसे, आपसे ये पूछा जा सकता है मेहलुआ जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया? तो मेहलुआ शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया गया है? हड़प्पा के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मेलुआ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? हड़प्पा एरिया के लिए किया गया था। मेलुआ को क्या कहा जाता था कि ये किसका शहर है? नाविकों का देश है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मेलुआ को क्या कहा जाता था? नाविकों का देश कहा जाता था। हड़प्पा के सबसे लंबे अभिलेख पर 26 चिन्ह मिले हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है हड़प्पा के सबसे लंबे अभिलेख पर कितने चिन्ह मिले? तो यहाँ से आपके 26 चिन्ह मिले हैं। इसकी लिपि जो है वो आज तक नहीं पढ़ी गई। आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी जो लिपि है उसे आज तक नहीं पढ़ा गया है। यानी कि इनके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, ये मतलब इनकी जो लिपि है वो तो मिली है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। ऐसा आज तक कोई नहीं हुआ था जो इनकी लिपि को पढ़ पाए। 375 से 400 के बीच की संख्या थी इनके अक्षरों की। और ये जो मतलब इनकी जो लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी? कहां से कहां तक लिखते थे? ये दाईं से बाईं इस तरीके से लिखा करते थे। मतलब हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं, इसको खत्म करके फिर यहां से लिखना शुरू करते हैं। ये यहां से ऐसे ऐसे लिखते रहते थे। ठीक है, तो दाईं से बाईं ओर लिखते थे ये। और ये जो गुणांक से परिचित थे तो ये 16 के गुणांक का यूज किया करते थे, तो 16 के गुणांक से परिचित थे। अगर हम मोहरों की बात करते हैं तो मोहरों में सेलखड़ी की मोहरें इनके पास बहुत ज्यादा फेमस थी। तो सेलखड़ी पत्थर भी था जिसके मनके भी बनाए जाते थे, और सेलखड़ी की क्या बनाते थे? ये मोहरे भी बनाते थे। अगर हम बाट की बात करते हैं तो इनके जो बाट वगैरह थे वो किससे बने होते थे? चर्ट पत्थर से निर्मित थे। ठीक है, इसके अलावा इन्हें दशमलव पद्धति का भी ज्ञान था। डेसिमल से भी क्या थे? ये डेसिमल का भी क्या था? इनको ज्ञान था। ठीक है, तो दशमलव पद्धति का भी ज्ञान था इन्हें। और इसके अलावा 16 के गुणांक से परिचित थे ये। इसके अलावा सेलखड़ी की मोहरें प्रचलित थी। बाट किसके बनाए जाते थे? जो बिल्कुल चर्ट पत्थर होता है उसके बाट बनाते थे। यहां से क्या मिली है? पुरोहित राजा की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक ऐसा इस तरीके का एक इंसान सा है जो 3 पथिया शॉल से उसने ओढ़ रखी है, और वो ऐसे राजा महाराजाओं जैसा लगता है। मैंने तो इसको कुछ और ही बना दिया तो ऐसा ही बन गया। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। तो जब आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो वो जो अंकल सा है पुरोहित राजा, उसकी फोटो जो है वो सबसे पहले दिखाई देगी आपको। आप पहला दूसरा चैप्टर निकालेंगे सबसे पहले उस अंकल के दर्शन हो जाएंगे। तो पुरोहित राजा है, ठीक है ना। उसे इन्होंने क्या कहा है कि ये कोई ना कोई राजा रहा होगा, पुरोहित रहा होगा, इस तरीके की शॉल सी ओढ़ के बैठा है वो। ठीक है, और उनकी शक्ल जो है ना वो थोड़ी थोड़ी मोदी जी से मिलती है। तो आप देखना, उसको सर्च करके देख लेना, पुरोहित राजा इन हड़प्पा सभ्यता, आपके पास में उनकी इमेज आ जाएगी। इसका उल्लेख मेसोपोटामिया में किया गया था। ठीक है, तो इसका उल्लेख जो है वो किस में किया गया? मेसोपोटामिया में किया गया। 1800 के दशक तक चौलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा को क्या कर दिया गया? हड़प्पा को त्याग दिया गया। इसके बाद में जो उत्तर 1900 के बाद यहाँ पर क्या विकसित होती है? उत्तर हड़प्पा स्थल विकसित होता है। इसका मतलब ये है कि 1900 तक ये विकसित हड़प्पा थी, यहाँ तक जो थी बहुत एडवांस लोग रहते थे। लेकिन 1900 के बाद में इस हड़प्पा सभ्यता को इन्होंने क्या नाम दिया? अनुवर्ती सभ्यता का नाम दिया। ठीक है, इसके बाद है हड़प्पा से यहाँ पर इन्हें क्या क्या मिला है? जैसे हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिली, पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर मिले हैं। जैसे एक सींग वाला जानवर मिला जिसे हम एक श्रृंगी जानवर के नाम से भी जानते हैं। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं और ये मतलब यहाँ पर
उसे हम पशुपति शिव के नाम से भी जानते हैं। तो उसे क्या कह देते हैं, एक सिंग वाला जानवर मिला है इनकी मोहरों पर, जैसे हम एक श्रृंगी जानवर कहते हैं। इसके अलावा योगी की मुद्रा में बैठे आद्य शिव की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो किसकी मूर्ति मिली, आद्य शिव की। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये भगवान शिव की पूजा क्या करते होंगे या फिर भगवान शिव से परिचित होंगे, जिसे हम पशुपति नाथ कहते हैं। या फिर उस मोहर को हम किसके नाम से जानते हैं, पशुपति नाथ के चित्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी इस तरीके से, मोहर तो मुझे बनानी नहीं आई लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपका ये इजी हो जाए। बीच में जैसे पशुपति नाथ बैठे हैं जिसे हम आद्य शिव के नाम से जानते हैं, और साइड में जैसे गैंडा और भैंसा है। ठीक है, एक साइड में इस तरफ में क्या है, राइट साइड में गैंडा और भैंसा है, लेफ्ट साइड में क्या है, हाथी और बाघ है, और नीचे की तरफ 2 हिरन बैठे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे पहले आपको पशुपति नाथ याद रखना है, तो बीच में क्या है, पशुपति नाथ है। ठीक है, इसके अलावा अगर राइट साइड की बात की जाती है तो राइट साइड में गैंडा और भैंसा है। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में हाथी और बाघ है। अगर हम नीचे की बात करते हैं तो वहां पर 2 हिरन बैठे हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर वृक्ष की बात कर लेते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो पीपल से परिचित थे और इसके साथ साथ तुलसी से परिचित थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जल के लिए कुएं का प्रयोग करते थे, स्नानागार का प्रयोग करते थे, और इनकी क्या क्या करते थे, ये पूजा भी करते थे। चक्र की जगह स्वास्तिक का साइन मिला है, क्रॉस का, चक्र का, ये सारे साइन कहां से मिले, हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाते हैं आपके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। तो आपको ये मोहर जरूर याद रखनी है जो मैंने बताई है, कहां से कौन सा एनिमल कौन सी साइड में बैठा था। ठीक है, तो ये सारा याद रखना है। यहाँ पर टोटल 5 जानवर पाए गए हैं, 5 प्रजातियां हैं। जानवर कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, प्रजातियां 5 हैं, जानवर 6 हैं। 5 प्रजातियां इसलिए है क्योंकि 2 हिरन बैठे हैं, इसलिए प्रजातियां कितनी हो जाती हैं, 5 हो जाती हैं। अगर हम टोटल एनिमल्स की बात कर लेते हैं तो टोटल एनिमल्स यहाँ पर 6 है। तो बीच में सेंटर में कौन है, यहाँ पर सेंटर में पशुपति है। राइट साइड की बात करते हैं तो गैंडा और भैंसा है। लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो हाथी और बाघ है। अगर हम यहाँ पर नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 हिरन बैठे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सुरकोटदा की, तो सुरकोटदा से क्या मिला है, घोड़े का कंकाल मिला है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो सुरकोटदा, ठीक है, तो सुरकोटदा से क्या मिला है, घोड़े का कंकाल मिला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या रखना है, याद रखना है। घोड़े का कंकाल कहाँ से मिला है, सुरकोटदा से मिला है। तो ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा यहाँ पर चोलिस्तान जो है, चोलिस्तान एक एरिया था जो किसके साथ में लगा हुआ था, थार रेगिस्तान के साथ में लगा इलाका था, जिसे किसके नाम से जानते थे, चोलिस्तान के नाम से जानते थे। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसका बहुत बार आपकी बुक में जिक्र हुआ है, एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अगर हम मोहरों की बात करते हैं तो सबसे अधिक मोहरें जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। लेकिन अगर हम लिखित मोहरों की बात करते हैं, जहां पर जिस पर कुछ ना कुछ लिखा गया था, वो मोहरें कहां से प्राप्त हुई, हड़प्पा से प्राप्त हुई। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिखित मोहरें सबसे ज्यादा हड़प्पा से मिली है, लेकिन अगर हम श्रावधिक मोहरों की बात करेंगे तो सबसे अधिक मोहरें कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, आ गया समझ में आ रहा है ना, ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रही ना मैं। तो अगर हम यहाँ पर, मैं रिपीट करा देती हूँ एक बार आपको, सुरकोटदा से क्या मिला, सुरकोटदा से घोड़े के कंकाल मिले हैं। चोलिस्तान थार रेगिस्तान के साथ में लगा हुआ था। सबसे अधिक मोहरों की बात करेंगे तो वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। लेकिन अगर हम लिखित की बात करते हैं तो लिखित मोहरें सबसे ज्यादा हड़प्पा से मिली हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सिंधु घाटी के बड़े स्थल। अगर हम सिंधु घाटी के बड़े स्थल की बात करते हैं तो फर्स्ट स्थान पर हम किसे रखते हैं, राखी गढ़ी को रखते हैं। ठीक है, सेकंड पर हमारा कौन सा है, धोलावीरा है, क्योंकि हमारे इंडिया में है। ठीक है, थर्ड पर अगर हम बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हो जाते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कौन सा है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। तो अगर आपसे सिटी पूछी जाए, सबसे बड़ा नगर पूछा जाए, तो आपको क्या टिक करना है, मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर सबसे बड़े स्थल की बात होगी तो आप क्या टिक करेंगे, राखी गढ़ी को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। इंडिया के ये 2 बड़े हैं पहले वाले। ठीक है, तो राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है। इसके बाद अगर हम लिपि की बात करते हैं तो आपके ये लिपि भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर ब्रॉस्ट फीडन जो लिपि है, इनकी लिपि के नाम की बात करेंगे तो इनकी लिपि का नाम ब्रॉस्ट फीडन लिपि था, या फिर इसे गौमुत्रिका लिपि के नाम से भी जानते हैं। जब ये अपनी लिपि लिखा करते थे, उसमें सबसे ज्यादा जो यूज किया गया, उसमें इन्होंने यू शेप का सबसे ज्यादा यूज किया है। इसके अलावा इन्होंने मछली शेप का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस किस का यूज करते थे, यू शेप का, और इसके साथ साथ मछली की शेप का ये इन्होंने बहुत यूज किया है।
पहली रो जो है वो बाएं से दाएं लिखा करते थे और इसके बाद सेकंड जो रो है वो वहीं से स्टार्ट कर देते, तो सेकंड रो ये दाएं से बाएं लिखते थे। तो इनकी लिपि जो है वो कहां से कहां लिखी जाती थी, बाएं से दाएं पहली रो में, दूसरी रो में दाएं से बाएं लिखते थे। अब यहाँ पर अब बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो पतन की तरफ क्यों चली गई, इनके पतन का क्या कारण था। तो यहाँ पर ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं, अलग अलग जो हिस्टोरियन हुए उन्होंने इनके अलग अलग कारण दिए हैं, पर जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक कारणों में पूछा जाता है तो हम कई बार कह देते हैं कि शायद यहाँ पर बाढ़ आ गई होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नदियों के किनारे विकसित थे। नदियों के किनारे विकसित होने के कारण इनकी सभ्यता का क्या हो गया, ह्रास हो गया, पतन हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा तो उस वजह से भी ये सभ्यता जो है वो खत्म हो गई होगी, या फिर किसी ने आक्रमण किया होगा। तो ये क्या है, कुछ रीजंस थे। इसके बाद 35,000 से 40,000 तक की ही यहाँ पर जनसंख्या थी, तो बहुत ज्यादा जनसंख्या भी यहाँ पर नहीं रहती थी। इसके बाद में इस बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है वहां पर एक पत्थर का यूज हुआ है, जैसे नाम दिया गया सालन पत्थर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ये सालन पत्थर क्या था। तो सालन पत्थर की अगर बात करते हैं तो सालन का प्रयोग होता है जो आज मतलब एक तरीके से जैसे हमारे अब क्या बोलते हैं उसे, वो पत्थर सा होता है जिस पर चटनी पीसी जाती है एक पत्थर से, जो हमारे हरियाणा में आम मिल जाता है पत्थर, वो जो चटनी बाट पर पीसते हैं ना, उस तरीके का होता था। तो उसे इन्होंने क्या नाम दिया, सालन पत्थर का नाम दिया है। ठीक है, सालन या तरी बनाने में, जड़ी बूटी पीसने में किसका प्रयोग करते थे, ये सालन पत्थर का यूज करते थे। अगर हम वहां के प्रमुख स्थल की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो जो है वो प्रमुख स्थल था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये क्या रहा होगा, इनकी राजधानी रहा होगा। अगर हम प्रथम खोजे स्थल की बात करें तो सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या था, हड़प्पा था। ये मैंने आपको पढ़ाया था, 1921 में हड़प्पा स्थल की खुदाई होती है और सबसे पहले खोजा गया शहर था। लेकिन अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में क्या था आपका, मोहनजोदड़ो था। ठीक है, तो सेकंड स्थल 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है और हड़प्पा की खुदाई 1921 में हो जाती है। इसके बाद अगर हम एएसआई की बात करते हैं तो एएसआई का जनक कौन है, कनिंघम कहा जाता है। अगर हम टोटल मोहरे की बात करें तो यहां से टोटल 2500 मोहरे मिली थी। ठीक है, तो ये याद रखना है कितनी मोहरे मिली, 2500, जिसमें से टोटल 200 मोहरे जो हैं वो ओनली कहां से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगर हम टोटल की बात करते हैं, टोटल 2500 मोहरे मिलती हैं, जिसमें से 200 मोहरे ओनली मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर सड़कें, गलियां, ये किसके आधार पर बनाई गई थी, ग्रिड सिस्टम पर बनाई गई थी, यानी कि एक दूसरे को किस पर काटती थी, 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। तो ये किस सिस्टम पर बनाई गई, ग्रिड सिस्टम पर बनाई गई। ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो ये आपका सारा इंपॉर्टेंट था जितना भी मैंने अभी आपको बताया है। तो यहां तक आपकी हो जाती है हड़प्पा सभ्यता खत्म। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इसको पढ़ना भी जरूरी है, ये डीप पॉइंट है। ठीक है, तो इसको भी एक बार आप कर लेना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये वैसे मैंने मेरे लिए लिखे थे, बट अगर मान लो कोई प्रिपरेशन करा है और तो अच्छे से प्रिपरेशन करा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसका मन करे वो इसे देख सकता है, यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, इसके समय की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये नवपाषाण के अंत से हड़प्पा के नगरीय स्वरूप को हमने क्या कहा, हड़प्पा पूर्व सभ्यता कहा। आपको पता है जैसे यहाँ पर पहले पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, फिर नवपाषाण काल आया। तो ये नवपाषाण काल का जब एंड पीरियड था तब से स्टार्ट हो जाता है और ये तब तक रहेगा जब तक कि हड़प्पा की पूर्व सभ्यता नहीं आ जाती। तो इसका टाइम पीरियड कितना माना जाता है, 3000 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। इसके बाद अगर हम संस्कृति की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जैसे पहले आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी संस्कृतियां हुआ करती थी। तो ये संस्कृति जो थी यानी कि जो इनका कल्चर था वो पहले छोटे एरिया में डिवाइड था और बहुत सारे कल्चर डिवाइड थे, बहुत सारी संस्कृति थी, जो बाद में जिसने क्या कर लिया, एक विस्तृत रूप ले लिया और ये क्या बन गई, एक सभ्यता बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ संस्कृति हैं, जैसे कुतली संस्कृति थी, कुल्ली संस्कृति थी, नाल संस्कृति थी, क्वेटा संस्कृति थी और झोप संस्कृति थी। तो ये कुली और नाल संस्कृति जो है ये ईरानी बलूची संस्कृति का रूप मानी जाती है कि ये ईरान और बलूचिस्तान की साइड की संस्कृति थी। ठीक है, इसके अलावा क्वेटा और मोन झोप संस्कृति थी। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं उमरी संस्कृति और बाड़ा संस्कृति, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके इससे। उमरी संस्कृति और इसके साथ साथ बाड़ा संस्कृति। अगर मैं उमरी संस्कृति की बात करती हूं तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सी संस्कृति से उत्पन्न हुआ है।
तो आपको क्या टिक करना होगा, उमरी संस्कृति। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इस ग्रामीण संस्कृति ने मोहनजोदड़ो नामक नगर को क्या दिया, जन्म दिया था। ठीक है, तो उमरी संस्कृति किससे उत्पन्न हुई है, मतलब किससे रिलेटेड है, मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है। अगर हम बाड़ा संस्कृति की बात करते हैं तो हड़प्पा का जन्म जो है वो किससे होता है, बाड़ा संस्कृति से होता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको डबल स्टार लगा लेना है। ठीक है ना, तो ये उमरी संस्कृति जो है वो किससे रिलेटेड है, मोहनजोदड़ो से, बाड़ा संस्कृति हड़प्पा से। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। देखो अमरी कह लो या उमरी कह लो, इसमें क्या है, मैं आता है, और मोहनजोदड़ो में भी क्या है, मैं है। तो आप इसको देखकर टिक कर सकते हैं, अमरी संस्कृति और मोहनजोदड़ो दोनों एम से रिलेटेड है, मैं आ रहा है। बाड़ा संस्कृति में ये डे आ रहा है और हड़प्पा में भी क्या है, डे है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब एक ट्रिक हो जाएगी आपकी याद रखने की, आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद अगर हम कालीबंगा प्रथम संस्कृति की बात करते हैं तो यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कालीबंगा प्रथम संस्कृति है, यहां से क्या मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। हल द्वारा ये क्या किए गए थे, सींचे गए थे। ठीक है, खींचे गए थे, हल के द्वारा खींचे गए थे। इसके बाद जुताई की प्रक्रिया मिली है, क्रिस क्रॉस पैटर्न पर क्या करते थे, ये जुताई की जाती थी। ऐसे इस तरीके का क्रॉस के साइन पर क्या करते थे, कृषि करते थे। इसके अलावा संयुक्त कृषि के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं कि एक ही खेत में ये दो फसलों को बो दिया करते थे। एक जगह पर ये चने की खेती करते थे और दूसरी जगह पर ये सरसों की खेती करते थे। तो चना और सरसों की खेती के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, एक ही खेत में क्या की जाती थी, दो प्रकार की खेती की जाती थी। इसके बाद अगर हम कोट दीजी की बात करते हैं तो कोट दीजी कहाँ का इलाका था, सिंध का इलाका था। इसके बाद सोधी जो है ये भारतीय राजस्थान के बीकानेर के आसपास विकसित सभ्यता थी, सोधी। ठीक है, सोधी एक साइट थी। इसके बाद अगर हम सेकंड की बात करते हैं, परिपक्व काल के नाम से इसे हम जानते हैं या फिर हम इसे महानगरीय काल के नाम से जानते हैं। ये ऊपर की सभ्यता में मैंने आपको क्या बताया है कि इस जो ऊपर की सभ्यता थी वो पहले प्रारंभिक हड़प्पा थी, यानी कि हड़प्पा काल की शुरुआत हो रही थी। अब यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता है वो किसका रूप, उसने किसका रूप ले लिया, यहाँ पर महानगरों का रूप ले लिया। ठीक है, महानगरों का रूप लेने के साथ साथ ये किसकी तरफ आगे बढ़ती गई, एडवांसमेंट की तरफ, आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। तो इसे हम किसका नाम दे देते हैं, परिपक्व काल या फिर महानगरीय काल का नाम दे देते हैं। ये अपने नगर नियोजन के लिए, शहरीकरण के लिए, ठीक है, सुव्यवस्थित जो भी इनका स्थल है उसके लिए, मोहनजोदड़ो के नगरीकरण के लिए फेमस था। ठीक है, इसके बाद अगर हम उत्तर सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो इसे हम किसका नाम देते हैं, हड़प्पेतर सभ्यता का नाम देते हैं। इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 1750 से 1500 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा था उत्तर सिंधु सभ्यता का। ठीक है, यहां तक का समझ में आ रहा है। तो इसका टाइम पीरियड कितना रहा, 1750 से 1500 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा है। इसमें अलग अलग संस्कृतियां उत्पन्न हुई, जैसे आपके झूकर संस्कृति है। तो ये कुछ संस्कृति है, इनको एक बार बस रीड कर लेना, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अगर झूकर संस्कृति की बात करते हैं तो चनहूदड़ो का पतनशील नगरीय स्वरूप था ये। ठीक है, तो चनहूदड़ो जो थी वो किसकी तरफ थी, पतन की तरफ थी। तो किस में बताया गया, झूकर संस्कृति में बताया गया। मतलब इसके बाद है झांगर संस्कृति। झांगर संस्कृति कहां पर एक्टिव थी, भारत के जोधपुर और बीकानेर के पास के क्षेत्र में क्या एक्टिव थी, झांगर संस्कृति एक्टिव थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जोधपुर और बीकानेर में क्या था, झांगर। ठीक है, तो बांगर का इलाका है वैसे भी ये, है ना, तो ये इसको बांगर को झांगर से याद रख लेना, जोधपुर और बीकानेर झांगर संस्कृति। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो बर्तनों की बात करेंगे तो यहाँ पर चमकीले, लाल मृद भांड, रंगपुर संस्कृति, ताम्र पाषाण संस्कृति, ये सारी की सारी फेमस थी। बाड़ा संस्कृति से किसका उद्भव हुआ था, मैंने बताया था हड़प्पा का। ठीक है, और यहाँ पर ये डै से याद रखना। और अमरी संस्कृति से किसका होता है, मोहनजोदड़ो का। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। ठीक है, बांगर झांगर याद रखेंगे, इसका झांगर से क्या आएगा, आपके झांगर से आप क्या याद रख सकते हैं, जोधपुर याद रख सकते हैं और उसके साथ साथ बीकानेर याद रख सकते हैं, यानी कि राजस्थान वाला इलाका झांगर संस्कृति से याद रख सकते हैं। कब्रिस्तान एच संस्कृति क्या था, हड़प्पा के नीचे। मैंने आपको जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ाई थी तब मैंने आपको कहा था ये हड़प्पा साइट थी और इसके यहाँ पर एक क्या था, कब्रिस्तान था। ऊपर क्या बताया था मैंने, फूड स्टोरे था। तो नीचे की तरफ यहाँ पर क्या थी, ये
मृतक संस्कारों में मृद भांड शवाधान बताए गए थे, यानी कि ये क्या पाया गया, कब्रिस्तान पाया गया था। तो ये यहाँ पर जैसे अलग अलग यहाँ पर इनको दफनाने के, इनको जलाने की अलग अलग कल्चर था, ठीक है ना। इस सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उसमें क्या बताया गया, पक्षी गरुड़ के पंजों में सांप को फंसा हुआ दिखाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर एक मोहर मिली थी जिस पर क्या दिखाया गया, जो पक्षी गरुड़ पक्षी है उसके पंजों में क्या है, सांप फंसा हुआ है। तो ये किस पर दिखाया गया, एक मोहर पर दिखाया गया था, ठीक है। तो ये बाड़ा संस्कृति से रिलेटेड थे पॉइंट, तो ये आपको याद रखने हैं क्योंकि बाड़ा संस्कृति हड़प्पा से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में जान रहे थे, हड़प्पा से जो जो चीजें मिले हैं उसके बारे में बताया गया। इसके बाद ताम्र निधि संस्कृति की बात कर लेते हैं। तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में क्या था, तांबे के उपकरण मिले थे। इसके बाद गेरू वर्णी मृद भांड की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट है ये, गेरुए रंग की मिट्टी के बर्तनों का क्या करते थे ये लोग, उपयोग करते थे। इसके साथ साथ धूसर मृद भांड का भी यूज किया करते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ताम्र पाषाण दो प्रमुख वर्ग में विभाजित था। जैसे यहाँ पर क्या लिखा, गणेश्वर राजस्थान के सीकर जिले के अंतर्गत स्थित ताम्र उत्पादन केंद्र में ताम्र बस्ती देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो गणेश्वर है यहाँ से क्या देखने को मिलेगी, ये आपके राजस्थान का इलाका था, यहाँ से तांबे की बस्ती देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ से जैसे अमरी संस्कृति है, कालीबंगा है, कोट दीजी है, चिरांद है, पांडु है, राजार है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा है उत्तर हड़प्पा ताम्र पाषाण। उत्तर हड़प्पा टाइम पीरियड में क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ से क्या देखने को मिलती है, आहाड़ संस्कृति देखने को मिलती है 2100 से 1599 के बीच में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है राजस्थान के बनास नदी के सूखे अंचलों में आहाड़ और गिलुंड नाम के ताम्र पाषाण बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। तो आहाड़ संस्कृति भी कहाँ से रिलेटेड है, राजस्थान से रिलेटेड है। आहाड़ को किसके नाम से जाना जाता था, ताम्बवती के नाम से जाना जाता था। तो इतना याद रखना है, आहाड़ को किस नाम से जानते थे, तंबवती के नाम से जानते थे। गिलुड नामक स्थान से पक्की ईंटों के आवास मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गिलुड से क्या मिले हैं, राजस्थान के पास के एरिया है ये, यहाँ से पक्की मिट्टी के आवास मिले हैं। आहाड़ से क्या मिले हैं, पत्थर के बने हुए भवन मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। गिलुड से क्या मिले, गिलुड राजस्थान में, गिलुड से क्या मिले, पक्की मिट्टी के घर। आहाड़ से पत्थर के बने हुए भवन मिले हैं, ठीक है। और इन पर क्या किया जाता था, सफेद रंग से चित्रित काले और लाल रंग के मृद भांड मिले। आहाड़ से एक तो पत्थर से बने हुए भवन मिले, इसके साथ साथ यहाँ से ऐसे मृद भांड मिले हैं जो सफेद रंग के से चित्रित थे और वैसे कैसे थे, काले और लाल रंग के थे, ठीक है। यहां तक का आ गया समझ में। इसको एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, आहाड़ संस्कृति, ठीक है। आहाड़ संस्कृति मैंने आपको क्या बताया है, राजस्थान के पास एक्टिव थी, ठीक है। इसको ताम्र पाषाण बस्तियों के यहाँ से क्या मिले, तांबे के जो पाषाण है उस बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। आहाड़ को ताम्रवती के नाम से जानते थे। यहाँ से गिलुड नामक स्थान से क्या मिले हैं, पक्की मिट्टी के आवास मिले हैं। आहाड़ से पत्थर के आवास मिले और आहाड़ से ही क्या मिले, मृद भांड मिले हैं जो वैसे तो काले और लाल रंग के थे लेकिन उनके ऊपर बाउंड्री व्हाइट कलर से की गई थी, ठीक है। अब समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कायथा संस्कृति की, तो कायथा संस्कृति में क्या है, ताम्र पाषाण सभ्यता आती है। इसमें लाल मृद भांड मिले, गाढ़े भूरे रंग से चित्रित पीले मृद भांड मिले हैं कायथा संस्कृति से। याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है येलो वाले मृद भांड कहाँ से मिले हैं, तो कायथा संस्कृति से मिले हैं। इसके बाद सालवद संस्कृति कहाँ की थी, महाराष्ट्र की थी और ये ताम्र पाषाण से रिलेटेड थी। मालवा संस्कृति की बात कर लेते हैं, तो मालवा जो है आपके एमपी की तरफ में था, ताम्र पाषाण था, मिट्टी के बर्तन कटोरे के लिए फेमस था। कृषि आधारित ये क्या थी, आपकी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। बस इतना ही याद रख लेना, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रभास संस्कृति की बात करते हैं तो प्रभास संस्कृति गुजरात से मिला है, ताम्र पाषाण है, बस इतना याद रख लेना। ये शिकार जीवी थे और कृषि आधारित थे। ये हाँ, ये पढ़ लेना रंगपुर, ठीक है। रंगपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रंगपुर क्या है, गुजरात का रंगपुर किसके लिए फेमस था, ये हड़प्पा का नगरीय स्वरूप था। उत्तर हड़प्पा के समय ताम्र पाषाणिक से युक्त लाल चमकीले मृद भांड के लिए फेमस था। तो ये याद रखना है रंगपुर, ठीक है। रंगनाथ राव, ये मैंने बताया था ना, रंगपुर की खोज किसने की है, रंगनाथ राव ने की है। तो कहाँ की साइट थी, गुजरात की। यहाँ से क्या मिला है, ये उत्तर हड़प्पा के सभ्यता के समय की साइट है। यहाँ से लाल चमकीले मृद भांड के लिए क्या था, फेमस था, बस इतना याद रख लेना। जोरवे संस्कृति जो है ये कहां पर फैली हुई थी, महाराष्ट्र में फैली हुई थी। जोरवे संस्कृति गोदावरी नदी की सहयोगी थी, परवरा नदी, उसके आसपास ये विकसित सभ्यता थी और ताम्र पाषाण सभ्यता थी, ठीक है। और इसके स्थल क्या है, ताम्र पाषाण के, जोरवे संस्कृति के जो स्थल हैं वो जोरवे है, अहमदनगर है, पुणे है, इमाम गांव है, दैमाबाद है,
ठीक है, इमाम गांव का भी जिक्र किया गया आपकी एनसीईआरटी में। सामाजिक भेदभाव से युक्त झोपड़ियों में विविधता, झोपड़ियां कैसी थी, मतलब ये ना सामाजिक रूप से भी क्या थे, बटे हुए थे। इनकी झोपड़ियां भी आकार में, किसी की झोपड़ियां बड़ी थी, छोटी थी, किसी की गोल या चकोर थी। तो यहाँ पर लिखा गया है चकोर झोपड़ियों में क्या रहते थे, गणमान्य लोग रहा करते थे, यानी कि जो बहुत ज्यादा हाई क्लास के लोग थे वो कौन थे, वो किस में रहते थे, चकोर झोपड़ी में। अगर हम गोल झोपड़ी की बात करते हैं तो वहां पर हम आम लोग रहा करते थे। इसके बाद लाल काले मृद भांड, कलश, मर्तबान, कटोरे, ये सब मिले हैं। ये लोग धर्म को मानते थे। मिट्टी से बनी पुरुष और स्त्री की क्या मिली है, यहाँ से मूर्तियां मिली हैं। साथ साथ स्त्री पूजा किया करते थे, पशु पूजा किया करते थे, शवाधान, मृतिक संस्कार के प्रमाण मिले हैं। इमामगांव और दैमाबाद क्या है, किसकी तरफ इशारा करते हैं, ग्रामीण से नगरीय सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। क्योंकि जो इमाम गांव है और जो दैमाबाद है वो पहले नगरीय सभ्यता हुआ करते थे, लेकिन बाद में किसकी तरफ बढ़ते गए, ये मतलब पहले ग्रामीण थे, बाद में ये धीरे धीरे शहरीकरण की तरफ बढ़ते गए। तो ये किसकी तरफ इशारा करते हैं, गांव से शहरों की ओर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पेज है ये वाला आपका, ठीक है। हड़प्पा मैंने दोबारा से लिख दिया क्योंकि कुछ पॉइंट रह गए थे, तो मैंने सोचा इसको दोबारा से यहाँ कवर कर देती हूँ। हड़प्पा मैंने अभी आपको समझना इजी हो जाएगा, मुझे पता है वो जो पेज मैंने आपको बताए हैं वो थोड़े से टफ थे क्योंकि वो थोड़ी संस्कृति से रिलेटेड थे। तो जितना मैंने आपको याद कराया है ना बस उतना ही कर लेंगे तो सफिशियंट रहेगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट भी था वो पढ़ना। तो अगर हम अब हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा मैंने बताया, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा से 15 कमरों का श्रमिक आवास मिला है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था कितने कमरों का मिला, 15 कमरों का। ये मैंने इस तरीके से बनाकर दिखाया था और कहा था कि यहाँ पर क्या था, एक फूड स्टोर था, जहां से क्या मिला, यहाँ से 15 कमरों का श्रमिक आवास मिला। इसके अलावा 16 भट्टियां मिली है, कुछ धातु पात्र मिले हैं, ठीक है। मूसा, तांबे को गलाने के प्रकरण को क्या कहा गया, मूसा कहा गया, तो ये यहाँ से मिला। अगर हम अन्नानागर की बात करते हैं तो यहाँ से 12 अन्नानागर मिले थे, 6-6 की पंक्ति में बने हुए थे। इसमें वर्ताकार चबूतरे थे जिसे जिगुरेट कहा जाता था, जिनकी संख्या 18 थी, ठीक है। तो अन्नानागर 12 मिले हैं जो 6-6 की संख्या में है, 6-6 की पंक्ति में है। वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं जिसे हम जिगुरेट कहते थे, इनकी संख्या 18 थी। तांबे के पैमाने मिले हैं, सोने के आभूषण मिले, मनके का हार मिला, प्रस्तर मूर्ति मिली है, ठीक है, पत्थर की मूर्ति मिली। इसके अलावा सलेटी पत्थर की नृत्य मूर्ति मिली, जिसकी तुलना किससे की, इन्होंने नटराज से की है। मोहर और मुद्रा की बात कर लेते हैं तो लिपि युक्त मोहरें मिली हैं, ऐसी ऐसी इन्होंने 27 मोहरें खोजी थी। तो मैंने आपको बताया था हड़प्पा से ना सबसे ज्यादा लिखित मोहरें मिली हैं, जिस पर कुछ ना कुछ लिखा गया था। वैसे अगर पूछा जाए वैसे सबसे अधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से थी, लेकिन अगर लिखित मोहरों की बात करते हैं तो वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, वो आपके मिलती हैं ये हड़प्पा से, ठीक है। एक मोहर में स्त्री का उल्टा शरीर बनाया गया है, ठीक है, तो ये पढ़ लेना। इसके बाद मोहर जो है कब्रिस्तान एच संस्कृति उत्तर हड़प्पा काल की है। मनोरंजन के लिए 7 पासे मिले हैं, कब्रिस्तान R37 मिला है। यहाँ पर लोग दफनाए गए, मतलब यहाँ पर जो है हड़प्पा काल से संबंधित ये लिखा है, दफनाए गए जो लोग थे ना वो हड़प्पा काल से संबंधित नहीं है। यहाँ एक विदेशी का शव भी मिला है, जैसे किसमें रखा गया था, लकड़ी के ताबूत में रखा गया था। हड़प्पा से चम्मन कलश मिले, मानवस्तियां मिली, 20 संपूर्ण खोपड़ियां मिली हैं जो किसी नरसंहार की ओर इशारा करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट आपका। ऐसा भी हो सकता है इन पर किसी ने आक्रमण किया होगा, जब भी यहाँ से क्या मिली, 20 खोपड़ियां मिली। यहाँ से ठोस पहियों वाली छतरी युक्त तांबे की इकागड़ी मिली है, शंख का बैल मिला है। और ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी जी के 3 बंदर मिले यहाँ से, और ये 3 बंदर किस में लगाए गए थे, जो मनके होते हैं मनके के रूप में लगाए गए थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये हमने कभी जाना भी नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। लकड़ी से बनी हुई माला में एक मनके के रूप में गांधी जी के 3 बंदर मिले हैं। चमड़े की एक बेल्ट मिली है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया है, हड़प्पा से क्या मिला। अभी मैंने आपको बताया हड़प्पा से जैसे 15 श्रमिक आवास मिले, 16 भट्टियां मिली है, मूसा मिला है जो तांबे को गलाने का प्रकरण था। अन्नानागर मिले, 12 अन्नानागर थे जो 6-6 की पंक्ति में थे। इसके अलावा यहाँ से वर्ताकार चबूतरे मिले हैं, तांबे का पैमाना मिला, आभूषण मिले हैं, प्रस्तर की मूर्तियां मिली हैं, मुद्रा में लिपि युक्त मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, मोहरें मिली हैं, 27 मोहरें मिली जो लिपि वाली थी। इसके अलावा यहाँ से कब्रिस्तान मिला, मनोरंजन के लिए 7 पासे मिले, R37 कब्रगाह मिला, यहाँ से विदेशी का शव मिला है जैसे एक ताबूत में रखा गया है, ठीक है, ये सारा याद हो रहा होगा। इसके अलावा 20 खोपड़ियां मिली है, कंकाल खोपड़ियां मिली है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर किसी ने नरसंहार किया होगा। इसके अलावा यहाँ से गांधी जी के 3 बंदर मिले थे जिसको एक मोती माला में पिरोया गया था,
ठीक है, ये सारा हड़प्पा से रिलेटेड याद रख लेना है। इसके बाद अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो इसकी खोज जो है राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। सिंधु नदी के किनारे विकसित ये सभ्यता थी। मैंने आपको स्नानाघर पढ़ाया था, तो इसकी कई बार लंबाई चौड़ाई पूछ ली जाती है। तो इसकी लंबाई जो थी वो 11.88 मीटर थी। अगर हम इसकी ब्रेथ की बात करते हैं तो 7.01 मीटर थी। अगर हम इसकी गहराई की बात करते हैं तो ये 2.43 मीटर थी। अगर हम अन्नानागर की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की बड़ी इमारत को हम क्या कहते हैं? अन्नानागर सबसे बड़ा अन्नाघर था इनका, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई जो है 22 से 86 सेंटीमीटर के आसपास थी। ठीक है, मीटर के आसपास थी। तो ये याद रख लेना है। स्नानागर की लंबाई 11.88, ब्रेथ 7, गहराई 2.43। अन्नानागर लंबा कितना था यहाँ पर? 45.71 मीटर, चौड़ाई 22 मीटर के आसपास थी। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 22.86 मीटर के आसपास थी। पुरोहित आवास पक्की ईंटों का बना हुआ था। यहाँ पर क्या था? संभा स्थल था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। संभा स्थल क्या था? ये किलेबंद बस्ती थी। ये इसे क्या कह देते थे? संभा स्थल, जो कि 20 स्तंभों पर क्या था? टिका हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ से एक मूर्ति मिली है जिसे हम कांस्य मूर्ति या फिर नृत्य मूर्ति के नाम से जानते हैं। नारी की मूर्ति थी ये। अगर हम मरण मूर्ति की बात करते हैं तो घुटने के बल 2 बच्चों की मरण मूर्ति मिली जिसे आभूषण पहने दिखाया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ से कुत्ते की ताम्र मूर्ति मिली। पुरोहित की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सेल खड़ी की बनी हुई थी जो शॉल ओढ़े हुए है। इसकी ऊंचाई 19 सेंटीमीटर थी। ठीक है, अब मात्र देवी की मूर्तियों की बात कर लेते हैं तो इसमें एक मरण मूर्ति मिली है जो कमर नीचे मतलब एक तरीके से इसे डांस करती हुई दिखाई गई है, तो वो यहाँ से मिली है। इसके बाद वस्त्र के साक्ष्य की बात करते हैं तो जैसे चांदी के डिब्बे में तांबे और कांसे में बने उस्तरे में लपेटे एक लाल रंग का कपड़ा मिला यहां से। मोहरों की बात करते तो पशुपति मोहर मिली, आदि योगी की मोहर थी ये। बस इतना याद रख लेना, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं सारा आपको पढ़ा चुकी हूं। इसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। हाँ, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, तो ये पढ़ लीजिएगा। मुख्य सड़कें 10 मीटर चौड़ी थी। ठीक है ना, तो मुख्य सड़क कितने मीटर चौड़ी थी? 10 मीटर। ठीक है, यहां से कितनी और जो आपके यहां पर जो एक तरीके से जो मेन सड़क होती थी वो 10 मीटर चौड़ी थी और जो मीडियम तरीके की सड़क थी वो कितनी थी? 5 मीटर चौड़ी थी, मध्यम वर्ग वाली। इसके अलावा अगर हम गलियों की बात करते हैं तो 1.5 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। पक्की ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ना यूपीएससी के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। इनकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी वो कितने रेशो में थी? 4:2:1 में थी। 4 क्या थी? लेंथ थी, चौड़ाई 2 थी और इसकी जो ऊंचाई है वो 1 थी। तो इसका मतलब जो लंबाई है 10.25 इंच, चौड़ाई 5 इंच और इसकी ऊंचाई 2.25 इंच थी। जिन ईंटों का ये यूज किया करते थे। चूने और जिप्सम का भी यूज करते थे। इसके अलावा जलमल प्रबंधन था। भवन 1 BHK 2 BHK 3 BHK होते थे। वर्ग विभाजन था, मैंने आपको बताया। कर्मकांड के प्रमाण मिले हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसमें ये डिवाइडेड थे। घोड़े की हड्डी जो है वो कहां से मिली है? सुरकोटदा से मिली है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घोड़े की हड्डी कहां से मिली? सुरकोटदा से। घोड़े के दांत जो है वो कहां से मिले हैं? राणा घुंडई से मिले हैं। ठीक है, तो याद रखना है। मरण मूर्ति कहां से मिली? लोथल से मिली है। राणा घुंडई यहां पर नहीं है, अपने यहाँ इंडिया में नहीं है। मरण मूर्ति कला की बात करेंगे तो धातु कला, मिट्टी की मूर्ति, ये सब मिले हैं। ज्यामितियों में पाई का, ओमेगा का, इन सब वर्ड्स का यूज किया करते थे। मेलुआ जो है, ये मैंने बताया था हड़प्पा का समकालीन नाम पहले से मेलुआ कहा जाता था। माकन जो है, माकन आज का जो एक ग्वादर पोर्ट देखते हैं पाकिस्तान का, उसका पहले नाम क्या था? माकन था। ठीक है, विल्मुन जो है ये आधुनिक आज जो बहरीन है उसका नाम क्या है? विल्मुन था। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी और आप बोर भी हो गए होगे, बट इंपॉर्टेंट क्लासेस को देख लेना और आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी अगर आप इसे देखेंगे तो। ठीक है, ये आपके हाई क्लासेस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लो आप कोई पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आगे कोई अदर एग्जाम देंगे, उन सब में इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस क्लास को देख लीजिएगा, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको जो आपको यूट्यूब में करा देगा। मैंने आज ही किसी का कोर्स चेक किया था, तो वहां पर जब मैंने देखा उनसे ज्यादा कोर्स तो मैंने YouTube पर करवा रखा है। मतलब ऐसे मैं तारीफ की बात नहीं करी, बट आपको अवेयर कर रही हूँ। ठीक है ना, ऐसे जो मतलब अब मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मुझे मैंने साइंस की क्लासेस देखी, वहां पर मुझे सिर्फ साइंस की
जैसे केमिस्ट्री की क्लास हम 8 to 9 क्लासेस साइंस की करा रखी थी, तो उसमें कितना ही कवर होगा, उससे ज्यादा क्लासेस तो मैंने यूट्यूब पर करवा रखी हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि आप कहीं से भी पढ़े तो बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए और साथ साथ सेल्फ स्टडी जरूर करना। चाहे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, बट आपको साथ में सेल्फ स्टडी भी करनी है, बुक्स का सहारा भी लेना है, ठीक है ना। ये नहीं है कि सिर्फ आप यूट्यूब की क्लासेस से एग्जाम पास कर जाएंगे या सिर्फ किसी ऐप से एग्जाम पास कर जाएंगे। आपको अपना भी पढ़ना पड़ेगा, खुद से भी पढ़ना पड़ता है, तभी जाकर एग्जाम क्रैक होता है। तो आपको खुद से भी पढ़ना है, किसी स्टैंडर्ड बुक्स का सहारा लेना है, एंड देन तब आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मैं आपको बस सजेस्ट कर सकती हूँ, सलाह दे सकती हूँ, बाकी मानना ना मानना वो आप पर डिपेंड करता है। तो अब चैनल के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वैदिक सभ्यता स्टार्ट कराने वाली हूँ। तो ये 5 क्लासेस में हमारी कंप्लीट हड़प्पा सभ्यता पूरी हो गई और मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्लास समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।